जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम यूपी टीटी के 40 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संभावित आने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे, यानी कि रामबाण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपकी तैयारी पूरी भी है तो भी आप जो है इस सेशन को एज अ प्रैक्टिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक और एक बार चैनल को शेयर जरूर से कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सही आंसर होगा शेर के। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो देखिए कौशांबी जो है ये मगध साम्राज्य का राजधानी कभी नहीं रहा है, तो फिर राजधानी रहा है क्या? तो देखिए यहां पर जो है मगध साम्राज्य की सबसे पहले राजधानी थी राजगृह, और उसके बाद यहां पर राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र कर दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि है? सही आंसर होगा शाहवाजगढ़ी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? सही आंसर होगा धारवाड़ शैल तंत्र। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की जो है कृषि वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, सर्वाधिक रही है? सही आंसर होगा जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और यहां पर नेक्स्ट है कि भारत में जो है बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था जो है कर रही है? सही आंसर होगा IRDA। और यहां पर फुल फॉर्म भी इसका पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट यहां पर निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का श्रेय जो है किसे जाता है? सही आंसर होगा चार्ल्स मिटकॉफ। और इसका शासनकाल था मात्र 1 वर्ष, 1835 से 36 के बीच में। और जो है इसने भारत के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, और जो है इसीलिए जो है चार्ल्स मिटकॉफ को भारतीय पुरुष जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और इसके बाद यहां पर जो है अगला प्रश्न है कि एक समादेश याचिका जो कि न्यायपालिका एवं अर्ध न्याय ट्रिब्यूनल को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की सीमा के अंदर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तथा प्राधिकृत अधिकारों से ज्यादा कार्य करने से रोकने के लिए निर्गमित की जाती है, उस समावेश याचिका को जाना जाता है। सही आंसर होगा सर्टियारारी के नाम से। नेक्स्ट है, यहाँ पर आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि जो है सेल्फ डिपेंडेड, ये किसका मुख्य उद्देश्य है? तो 7वीं योजना का है। नेक्स्ट है, यहां पर जो है जिला न्यायाधीश ये किसके नियंत्रण के अधीन होता है? और देखिए यहां पर साथ ही साथ आप भी इन प्रश्नों को जो है करते चलिए, और यहां पर आप सभी की बेहतर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है ये है कि जो है जिला न्यायाधीश जो होता है ये किसके जो है नियंत्रण के अधीन होता है? तो हाईकोर्ट के नियंत्रण के अधीन जो है ये वर्क करता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो यहाँ पर राइट्स अनिवार्य है, जो है अधिकार अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए यहाँ पर जो मिनिमम आयु सीमा होती है ये कितनी होती है? तो सही आंसर होगा 30 साल, लेकिन जो है लोकसभा सदस्य के लिए 25 साल होती है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रख लेना होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी सह्याद्री के त्रिम्बक प्लेटू से निकलने वाली नदी कौन सी है? सही आंसर होगा गोदावरी नदी। और देखिए नदियों से ही संबंधित एक और प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपना डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी है। और इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें आप सभी। नेक्स्ट है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और देखिए यहां से एक और प्रश्न बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो इसका भी सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति योग्यताओं तथा कर्तव्यों आदि का जो उल्लेख है ये कौन से अनुच्छेद में है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 148 से 151 में। लेखा परीक्षक का मतलब होता है कैग, यानी कि जो है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक जो है दैनिक तापांतर पाया जाता है? सही आंसर है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में मैनग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में। नेक्स्ट है जो है औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री आया था? तो पीटर मुंडी। अब देखिए जो है इससे ही संबंधित एक और पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है कैप्टन हाकिम्स साथ ही सर टॉमस रो
ये किसके शासनकाल में आए थे? तो सही आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में, और ये पहला अंग्रेज था कैप्टन हाकिम्स जो कि भारत आया था। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो देखिए सही आंसर होगा नर्मदा नदी, और हमने इस प्रश्न से आपको पहले ही अवगत करवा दिया है। नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट है कि श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जो है पुलकित झील के समीप जो है आंध्र प्रदेश में। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिणी पूर्व में। नेक्स्ट है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, ये तो सभी को पता है। अगला प्रश्न है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, कौन से संविधान संशोधन में? सही आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। और देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण एक और प्रश्न है संविधान संशोधन से कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान का दर्जा दिया जाता है? तो सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और जो है इस संशोधन के अंतर्गत जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा जो है इसी संशोधन के अंतर्गत जो है 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। तो ये अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है। अगला प्रश्न है सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? तो सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए जो है पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है पोताश्रय नहीं है? तो बंगलुरु है। और अगला प्रश्न है संघ एवं राज्यों के बीच जो है करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है कि भिलाई स्टील जो ये संयंत्र है ये एक सार्वजनिक उपक्रम है, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कौन सा बैंक बड़ा है? तो सही आंसर होगा एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जो है अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। और नेक्स्ट है कि हरा सोना किसे कहा जाता है? तो चाय को। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि सफेद सीबा ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपास को। इसके बाद यहाँ पर जो है काला सोना किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयले को। वहीं अगला प्रश्न है कि द्रव स्वर्ण जो है ये किसे कहा जाता है? जो है द्रव स्वर्ण होना चाहिए, तो ये पेट्रोल को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में किस फसल के मामले में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल हुई? तो गेहूं के मामले में। वहीं अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष, तो देखिए योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग जो है कर दिया गया अब, और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री को ही माना जाता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो सही आंसर होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन का है जो कि। नेक्स्ट है कि देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की। और अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय बैंक का नाम बताइए? तो इसका जो है केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। और अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर जो है किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। वहीं जो है बाकी नोटों पर किसका होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य जो है ये कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 14 से 15 भाषा में लिखा होता है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना ये किस संगठन द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना जो है पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता? तो देखिए जो है ये है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता। तो आज का वीडियो यहीं तक, और यही थे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको बाकी विषयों के भी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो चाहिए तो आप जो है इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर और लाइक जरूर से कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।